बच्चों इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इलेक्ट्रोड शब्द की मीनिंग समझते हो कि इलेक्ट्रोड का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोड कहते किसे हैं, ये आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। बच्चों इलेक्ट्रोड को अर्धशैल भी कहा जाता है, दूसरा नाम बच्चों इलेक्ट्रोड का है अर्धशैल। तो इलेक्ट्रोड आखिर क्या है इसको समझिए। इलेक्ट्रोड बच्चों एक ऐसे चालक पदार्थ की छड़ है जो किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में डूबी रहती है या डूबी हुई अवस्था में होती है। इसको इस तरह से आप समझिए, जैसे मैं यहां एक बर्तन ले लूं, ये एक बर्तन ले रहा हूं, ये एक बर्तन ले लूं और इस बर्तन में बच्चों कोई एक विद्युत अपघट्ट का जली विलयन ले लिया जाए। किसी एक विद्युत अपघट्ट, कोई भी विद्युत अपघट्ट हो सकता है, किसी एक विद्युत अपघट्ट का ले लिया जाए जली विलयन। क्या ले लिया जाए बच्चों? जली विलयन। यानी कि यह यहां लिया जाए विद्युत अपघट्ट का जली विलयन, जली विलयन ले लिया जाए और इस विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में किसी चालक पदार्थ की छड़ को डुबो दिया जाए। एक चालक पदार्थ की छड़ ले ली जाए और उसको इस जली विलयन में डुबो दिया जाए। ऐसे डुबो दिया गया, ये चालक पदार्थ की छड़ है। किसकी छड़ है बच्चों? चालक पदार्थ की छड़। ये चालक पदार्थ की छड़ है और इसको इस किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलयन में डुबो दिया गया। तो इस कंडीशन में ये छड़ कहलाती है बच्चों इलेक्ट्रोड। ये छड़ कहलाती है इलेक्ट्रोड। हमेशा हमेशा के लिए आपका ये कंफ्यूजन कि इलेक्ट्रोड क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये यहां से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों इस निकाय को, इस पूरे सिस्टम को अर्धशैल कहा जाता है। अर्धशैल कहा जाता है, हाफ शैल। तो बच्चों अब आप इलेक्ट्रोड समझ गए होंगे। अब आइए इलेक्ट्रोड विभव पर कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। बच्चों जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है तो वो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि धातु की छड़ और विलयन के मध्य में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और इसी आवेश की वजह से धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। फिर बच्चों समझिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात धातु की छड़ और विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है और यही विभवांतर धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको इस तरह से समझो बच्चों, जैसे मैंने धातु की छड़ ली जिंक की, धातु की छड़ हम ले रहे हैं जिंक मेटल की, और धातु का लवण। इस अवस्था में बच्चों धातु का जो लवण है, धातु मैंने क्या ले रखी है? जिंक, Zn। तो इसका लवण बच्चों क्या होगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4। अब बच्चों अगर हम क्या काम करें, जिंक सल्फेट को एक बर्तन में ले लें। जिंक सल्फेट मैंने इस बर्तन में ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? जिंक सल्फेट ले लिया इस बर्तन में और इसमें क्या करें? इसमें जिंक धातु की छड़ को डुबो दें। जिंक धातु की छड़ को क्या करें? डुबो दें। ऐसे लें और इस तरह से ऐसे इसके अंदर क्या कर दें? डुबो दें। क्या डुबो रहे हैं बच्चों? हम जिंक धातु की छड़ को डुबो रहे हैं। ये जिंक की क्या है? छड़ है, जिंक धातु की छड़ है
और ये बच्चों क्या है, ZnSO4 है, यानी कि धातु के लवण का जली विलयन है। बच्चों यहाँ पर धातु Zn का लवण ZnSO4 इसका जली विलयन विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट के थ्रू साइंटिस्टों ने ये पाया कि ये जो धातु की छड़ है ये ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, ऋणावेशित हो जाती। इस तरह से धातु की छड़ के अंदर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, माइनस आवेश। और साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि इस माइनस आवेश को संतुलित करने के लिए इस धातु की छड़ की सतह के आसपास धनावेशित आयन जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं बच्चों, धनावेशित आयन जमा हो जाते हैं, जो कि इस धातु की छड़ के अंदर जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसका मतलब है कि धातु की छड़ और ये जो विलयन है, धातु के लवण का जली विलयन है, दोनों के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ है। अंदर ऋणात्मक, बाहर धनात्मक। यही विपरीत आवेश क्या करता है, धातु की छड़ और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। बच्चों विभवांतर आपको फिजिक्स में बताया जा चुका होगा, इसलिए इसकी अलग से डिस्कस करने की यहाँ जरूरत नहीं है। और इसी विभवांतर को बच्चों धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव बच्चों होता है धातु का। तो बच्चों अब मैं समझता हूं आपको इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोड विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और इसकी मीनिंग ई से स्टार्ट होती है। इस वजह से इलेक्ट्रोड विभव का सिंबल कैपिटल ई होता है। और इसका मात्रक बच्चों आपको फिजिक्स में बताया जा चुका है कि विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये भी विभव है, इलेक्ट्रोड विभव एक प्रकार का क्या है, विभव। तो इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। अब बच्चों फिर इसको एक बार देखो, क्या करना है इसमें, धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबोना है। ऐसा करने पे बच्चों क्या होता है, धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, यानी कि धातु की छड़ और विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। और यही विपरीत आवेश धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न करता है और इसी विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो बच्चों ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव। अब बच्चों आप आइए मानक इलेक्ट्रोड विभव पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। इसको जरा साफ करते हैं फिर बताते हैं आपको। अब बच्चों देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक शब्द लग गया इससे पहले, तो अब इसको कहेंगे बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें और इसमें अंतर क्या है बच्चों, अब आप ध्यान से समझिए। अगर हम यहां पर टेम्परेचर कर दें बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, या अगर इसको केल्विन में कहें तो 298 केल्विन, क्योंकि आप जानते हो के बराबर क्या होता है, C + 273। और इस विलयन, ये जो विलयन है विद्युत अपघट्ट का, उस विलयन की सांद्रता कर दें 1 मोल, सांद्रता कर दें कितनी, 1 मोलर, यानी कि सांद्रता कर दें 1 मोल। इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। तो इन कंडीशनों में बच्चों जो धातु की छड़ और इस विलयन के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्या करना है बच्चों, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और जो धातु के लवण का विलयन है जिसमें धातु के आयन उत्पन्न हुए हैं
उसकी सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोलर। तो ऐसी अवस्था में धातु की छड़ और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। फिर एक बार देखो बच्चों, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी विभवांतर को उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और बच्चों इसका जो सिंबल होता है वो ई बना करके दाईं तरफ ऊपर 0 बना दो, इसको E0 या E0 पढ़ा जाता है। तो इसका सिंबल क्या है, E0 या E0। और बच्चों ये भी एक प्रकार का विभव है तो इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। तो अब बच्चों आप समझिए कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में डिफरेंस क्या है। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो डिफरेंस है वो बोर्ड पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव की कंडीशन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और विद्युत अपघट्ट की विलयन की जो सांद्रता है वो होनी चाहिए 1 मोलर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रोड विभव यहाँ था वो कहलाने लगता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और डिफरेंस क्या है बच्चों, इनके नोटेशन में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोड विभव को E से डिनोट करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से डिनोट करते हैं। अब बच्चों मैं समझता हूं आपको इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों की कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी। अब मैं इन दोनों का नोट्स आपको बोर्ड पे अवेलेबल कराने जा रहा हूं जिससे आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें। क्या हुआ, ये मुंह ऐसे नहीं बनाया करो ना, बहुत मार खाओगे। तो अब ये बच्चों इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव का नोट्स है, इसे मैं एक बार रीड किए दे रहा हूं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बच्चों इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है जिससे धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो बच्चों यहां से यहां तक इसकी हो गई है डेफिनेशन। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है। एग्जाम्पल, जब जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो साम्य अवस्था पर इक्विलिब्रियम स्टेट, मैं समझता हूं इसे आप समझते होंगे 11th में आप पढ़कर आए होंगे, वो अवस्था जब अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया दोनों के वेग समान हो जाते हैं, साम्य अवस्था कहलाती है। साम्य अवस्था पर जिंक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऋणावेश को संतुलित करने के लिए Zn2+ आयनों का एक स्तर ऋणावेशित छड़ के पृष्ठ के चारों ओर बन जाता है। इस प्रकार धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये बच्चों जो धनात्मक आवेश देख रहे हो ये क्या है, ये Zn2+ आयन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस और इसको केल्विन पे ले जाएंगे तो कितना आएगा, 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। तो यहां से यहां तक मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन हो गई। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। बच्चों अब इसे नोट कर लें। अब बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। बच्चों इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, कैथोड और एनोड। तो इस वजह से इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, एक तो वो जो कैथोड पर होती है, दूसरी वो जो एनोड पर होती है। बच्चों कैथोड पर अपचयन अपक्रिया होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। समझिए बच्चों इसको ध्यान से। मैंने बताया इलेक्ट्रोड जो है ये आपका 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। तो इस वजह से आपकी जो इलेक्ट्रोड अपक्रिया है
ध्यान से समझेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड अपक्रिया है, ये भी आपकी हुई दो प्रकार की। कितने प्रकार की हुई बच्चों? दो प्रकार की। एक तो कैथोड अपक्रिया, कैथोड अपक्रिया, और दूसरी आपकी हुई एनोड अपक्रिया, एनोड अपक्रिया। अब बच्चों कैथोड पर हमेशा अपचयन अपक्रिया होती है। कौन सी होती है? अपचयन अपक्रिया। और एनोड पर होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो कैथोड का विभव और दूसरा एनोड का विभव। कैथोड पर चूंकि बच्चों अपचयन अपक्रिया होती है, इस वजह से कैथोड के विभव को अपचयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन विभव। और बच्चों एनोड पर चूंकि ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, इसलिए एनोड के विभव को कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे समझिए बच्चों, अगर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया अपचयन की है, क्या है? अपचयन की है, तो इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रोड पर होने वाली अपक्रिया ऑक्सीकरण की है, तो इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। अब बच्चों इन दोनों में रिलेशन समझिए। अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव दोनों के संख्यात्मक मान समान होते हैं, केवल इनमें चिन्ह का डिफरेंस होता है, यानी कि इनका केवल चिन्ह विपरीत होता है। अगर किसी धातु का अपचयन विभव धनात्मक है, तो उसका ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक होगा, बट उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान समान होगा। इस बात को यहां मैं राइट डाउन किए दे रहा हूं। यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया, यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया अपचयन की है, तो इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव अपचयन विभव कहलाता है। कहलाता है। और यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया, और यदि इलेक्ट्रोड अपक्रिया बच्चों ऑक्सीकरण की है, ऑक्सीकरण की है, तो इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव बच्चों ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। अब बच्चों अगर यहां पर कंडीशनें स्टैंडर्ड हो जाएं, मानक हो जाएं, यानी कि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए और जो विद्युत अपघट्ट विलयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर हो जाए, तो बच्चों इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहने लगते हैं, और अपचयन विभव को मानक अपचयन विभव कहने लगते हैं, और ऑक्सीकरण विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव कहने लगते हैं।
कब? जब यहाँ कंडीशन सारी आइडियल हो जाएं। कैसी हो जाएं? आइडियल हो जाएं। अब बच्चों आधुनिक जो परिपाटी है, इस परिपाटी में मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है, यानी कि अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव मान लिया गया है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आधुनिक सिस्टम में, जो प्रचलित सिस्टम है, इसमें अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव मान लिया गया है, यानी कि मानक अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस बात को भी मैं पॉइंटेड कर दूं। आधुनिक पद्धति में, आधुनिक पद्धति में अपचयन विभव को ही, इसको ऐसे मैं अलग किए दे रहा हूं, अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। आधुनिक पद्धति में अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। अतः मानक अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी कि मानक अपचयन विभव क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो बच्चों आपको ओवरऑल ये बात समझ में आनी चाहिए कि मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों के संख्यात्मक मान समान होते हैं, किंतु इनका चिन्ह विपरीत होता है। जैसे बच्चों अगर हम एक धातु ले लें लिथियम, लिथियम में जब अपचयन अभिक्रिया होती है तो क्या करता है? लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है? Li। तो इस वजह से इसका जो मानक अपचयन विभव है E0 जो है ये हो जाता है -3.04 वोल्ट। 3.04 वोल्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों थोड़ी डिफर भी हो सकती है। मैं यहाँ पर केवल आपको मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों में अंतर आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ ये अपचयन की है इलेक्ट्रोड अपक्रिया, इस कारण से ये जो इलेक्ट्रोड विभव है ये क्या है? मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव यहाँ आर बना लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कर लेते हैं आरपी। ठीक, आरपी ये है। ठीक, अब अगर ये अपक्रिया हो जाए ऑक्सीकरण की, किसकी हो जाए? ऑक्सीकरण की, तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस पे E0 लगा देंगे। तो अब बच्चों अंतर क्या आएगा? ये जो माइनस चिन्ह है ये प्लस का हो जाएगा और कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। किंतु बच्चों मैंने आपको बताया कि आधुनिक जो पद्धति है जिसमें साइंटिस्टों ने जिसके हिसाब से चीजों को डिफाइन किया है, उन्होंने क्या किया है कि ये जो मानक अपचयन विभव है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसी को उन्होंने इलेक्ट्रोड विभव मान लिया है। तो अब जहां जहां भी इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा तो उसका मतलब होगा अपचयन विभव या मानक अपचयन विभव। अगर इलेक्ट्रोड विभव केवल है तो इसका मतलब अपचयन विभव, और अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो इसका मतलब मानक अपचयन विभव। तो बच्चों ये बहुत जरूरी था आपको समझाना, क्योंकि इस पे आगे डिपेंड बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। नर्स्ट इक्वेशन है जिस पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है आपके इस चैप्टर में, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज भी है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक सीरीज या श्रेणी। तो
अगर आप इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं समझते हैं और इन दोनों में अंतर को भी नहीं समझते हैं, तो अब आपको आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इन दोनों को ध्यान से आप समझें और ध्यान में इनको अपने रखें, तभी आगे की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगी। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करो। अब बच्चों मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से इसे समझेंगे। बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है और इसको संक्षेप में केवल ईसीएस के नाम से जाना जाता है। बच्चों जब धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करके उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, तो इस निश्चित क्रम में रखने से एक श्रेणी बन जाती है बच्चों। इसी श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। या बच्चों इसको संक्षेप में इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करके जब उन्हें निश्चित क्रम में रखा जाता है, तो इस तरह से प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। बच्चों देखिए डेफिनेशन, विभिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को ज्ञात करके उन्हें एक निश्चित क्रम में रखने से, एक निश्चित क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि ईसीएस कहा जाता है। बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव की मीनिंग मैं बता चुका हूं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है यहाँ मानक अपचयन विभव, क्योंकि साइंटिस्टों ने जो प्रॉपर्टी इसमें फॉलो कर रखी है उसमें मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव उन्होंने मान लिया है। अब बच्चों देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जैसे पहली धातु लिथियम है, तो लिथियम की जो अपचयन अपक्रिया है वो देखिए बच्चों, Li+ को जब एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये Li में चेंज हो जाती है, और इसका बच्चों जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है वो आता है बच्चों 3, हाँ बच्चों चिन्ह सहित इसको लिखेंगे, इसका आता है बच्चों -3.04 वोल्ट। इसी तरह से बच्चों पोटेशियम इसके बाद अगली धातु आती है, इसकी जब मानक इसकी अपचयन अपक्रिया K++ एक इलेक्ट्रॉन और ये पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है वो आता है -2.92 वोल्ट। इसके बाद बच्चों अगली मेटल आती है बेरियम, और बेरियम की अपचयन अपक्रिया इस पर +2 चार्ज होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस तरह की इलेक्ट्रोड अपक्रिया बेरियम की होती है किस पर, कैथोड पर, और इसका जब मानक अपचयन विभव ज्ञात किया गया तो आता है -2.90 वोल्ट। इसके बाद बच्चों अगली मेटल आती है स्ट्रांसियम, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अपचयित हो जाती है किसमें, स्ट्रांसियम में, और इसका जब मानक अपचयन विभव ज्ञात किया तो बच्चों आया -2.89 वोल्ट। इसी तरह से कैल्शियम अगली धातु है,
कैल्शियम की अपचयन अपक्रिया Ca पर +2 चार्ज होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हो जाती है Ca और इसका मानक अपचयन विभव आता है -2.87 वोल्ट। इसके बाद बच्चों अगली मेटल आती है सोडियम। सोडियम की अपचयन अपक्रिया 1+ चार्ज होता है तो ये आएगी Na और इसका मानक अपचयन विभव हो जाता है -2.67 वोल्ट। 67 नहीं बच्चों, 2.71 वोल्ट है। ये बच्चों मानक अपचयन विभव यानी कि जिनको हम यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव लिख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल के थ्रू निकाले गए, प्रयोगों के आधार पर निकाले गए हैं। अब बच्चों अगली धातु आती है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और ये अपचित हो जाती है Mg में और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल के आता है -2.37 वोल्ट। इसी तरह से एल्युमिनियम आती है अगली धातु, इस पर +3 चार्ज होता है और इसकी जो अपचयन अपक्रिया है वो इस तरह से होगी और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल के आता है -1.67 वोल्ट। इसके बाद अगली मेटल आती है मैग्नीज। इसकी अपचयन अपक्रिया इस तरह से होती है, इस पर +2 चार्ज होता है और इसका मानक अपचयन विभव आता है -1.05 वोल्ट। इसके बाद अगली मेटल आती है जिंक, Zn2+ इसका आयन है और इसकी अपचयन अपक्रिया इस तरह से होती है और इसका बच्चों आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट। इसके बाद अगली मेटल आती है क्रोमियम। क्रोमियम पर +3 चार्ज होता है तो इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपचित हो जाती है क्रोमियम में और इसका बच्चों प्रयोगों के आधार पर मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है -0.74 वोल्ट। अब बच्चों अगली मेटल आती है आयरन Fe+2। Fe+2 आयन है, यहाँ पर ये Fe+2 के फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अपचित हो जाएगा Fe में। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों आता है -0.44 वोल्ट। इसके बाद बच्चों आगे आप देखेंगे बच्चों ये जितनी भी हम धातुएं लिख रहे हैं, जो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के साथ हम इनको यहाँ लिख रहे हैं, तो आप देखिए ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के निश्चित क्रम में मैं इनको लिख रहा हूँ, यानी कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी ही मैं बना रहा हूँ। इसमें सबसे ऊपर टॉप पे है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, क्रोमियम, आयरन। अभी बच्चों मैं इसको याद करने की एक आपको ट्रिक बताऊंगा, इसलिए आप परेशान मत हो। दूसरी बात, इनके ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हैं इनको याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है जिस क्रम में इन धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में जो लिखा जा रहा है, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इनके क्रम पे डिपेंड है कि ईसीएस में कौन सी धातु ऊपर है, कौन सी धातु नीचे है। तो अभी मैं इनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के साथ इनको यहाँ पर लिख रहा हूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको केवल इन धातुओं का क्रम याद रखना है और उसी क्रम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए, आप इनका क्रम याद करेंगे, अगर याद कर सकते हैं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब इसके बाद अगली मेटल आती है कैडमियम। कैडमियम पर +2 चार्ज होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाता है कैडमियम। अब बच्चों इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है -0.40 वोल्ट। इसके बाद अगली मेटल आती है कोबाल्ट, +2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा आप चेन में। इसका बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है
-0.28 वोल्ट। इसके बाद अगली मेटल आती है निकेल, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निकेल में अपचयित हो जाती है। इसका बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव जो आता है वो देखिए बच्चों -2.5 वोल्ट आता है। इसके बाद अगली मेटल आती है टिन, एसएन। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके टिन में अपचयित हो जाती है धातु ये, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है बच्चों -0.14 वोल्ट। फिर इसके बाद अगली मेटल आती है लेड, Pb+2 वाले फॉर्म से ये अपचयित हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Pb में, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों आता है -0.13 वोल्ट। इसके बाद अगला बच्चों नंबर आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन +1 फॉर्म में होती है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके हाइड्रोजन में अपचयित हो जाती है, और इसका बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ±0.00 वोल्ट। यानी कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट है। और बच्चों इन सारी धातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष ही ज्ञात किए गए हैं। यानी कि हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक मान करके अन्य सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव साइंटिस्टों ने ज्ञात किए हैं। इसके बाद बच्चों आता है कॉपर। कॉपर आता है, यहाँ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके Cu में चेंज हो जाता है, और इसका बच्चों जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है वो आता है -0.34 वोल्ट। इसके बाद बच्चों आता है Hg+2 फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये Hg में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है बच्चों ये प्लस में यहाँ से चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन के बाद बच्चों जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कॉपर, मरकरी, इन सब के मानक इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव ही रहेंगे। इसके बाद बच्चों नंबर आता है सिल्वर का। इस पर +1 चार्ज होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में अपचयित हो जाता है, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है बच्चों +0.80 वोल्ट। इसके बाद आता है अगला मेटल प्लेटिनम। ये +2 फॉर्म में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये अपचयित हो जाता है प्लेटिनम में, और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है +1.20 वोल्ट। इसके बाद बच्चों अगला आता है गोल्ड। गोल्ड आता है, ये +3 फॉर्म में रहता है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Au में अपचयित हो जाता है, और बच्चों इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव आता है 1.50 वोल्ट। तो ये बच्चों जितनी धातु में ECS में रखी गई हैं वो सारी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। तो ये धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी है, जिसमें पहली धातु लिथियम है और अंतिम धातु गोल्ड है। पहली धातु लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव है -3.04 वोल्ट, और अंतिम धातु गोल्ड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है +1.50 वोल्ट। बच्चों फिर मैं आपको इस चीज को क्लियर कर दूं कि इन सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हैं वो हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज्ञात किए गए हैं। मतलब हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट मान करके इन सारी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए हैं। अब बच्चों आप इसे नोट कर लो। इसके बाद ये जो ECS है जिसमें इन धातुओं को इनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। सबसे कम बच्चों यहाँ मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका है? लिथियम का। और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है, और सबसे अधिक मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ गोल्ड का है। तो इन सारी धातुओं का जो क्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ECS में आपको धातुओं का क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम से ही इसकी जो भी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं वो इसके क्रम से ही सोल्व हो जाती हैं। अगर आप, फिर मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव
तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए सो फॉर गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एटलीस्ट आप इनका क्रम जरूर याद कर लें। तो बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट के थ्रू नोट करो, फिर मैं इसके क्रम को लर्न करने की लर्निंग ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो जल्दी से आप इसे नोट करें। लिक बासर काना मग अल मन जन कर फे कड कोनी सन प्रबल हाय सीयू है आगे पतला गोल्ड। बच्चों ये ईसीएस को लर्न करने की ट्रिक है। ली मींस एलाई लिथियम, का मींस के पोटेशियम, बाम मींस बी ए बेरियम, सर मींस एस आर स्ट्रांसियम, का मींस ये कैल्शियम, ना मींस Na सोडियम, मग मींस Mg मैग्नीशियम, अल मींस Al एल्युमिनियम, मन मींस Mn मैग्नीज, जन मींस Zn जिंक, कर मींस Cr क्रोमियम, Fe मींस आयरन, कड Cd कैडमियम, को Co कोबाल्ट, Ni निकेल, सन Sn टिन, प्रबल Pb लेड, हाई हाइड्रोजन, Cu कॉपर है, Hg मरकरी, आगे Ag सिल्वर, पतला पीटी प्लेटिनम, गोल्ड Au। तो बच्चों ये ईसीएस को लर्न करने की ट्रिक है जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ईसीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। बिना ईसीएस के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप इस लर्निंग ट्रिक से ईसीएस को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये लर्निंग ट्रिक आपको समझ में जरूर आई होगी। बच्चों इसको 2-4 बार आप पढ़ लीजिएगा, आपको ये लर्निंग ट्रिक बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी और इसकी सहायता से आप ईसीएस में धातुओं का जो निश्चित क्रम है वो बता पाएंगे, जान पाएंगे, जिससे आपको इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब मैं बच्चों विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुणों को आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आप इसको साफ करते हैं और आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चों मैं बताने जा रहा हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। इनको बच्चों क्रम वाइज आप देखिए। पहला लक्षण तो बच्चों ये है कि ईसीएस में जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। इसका मतलब ईसीएस में जो धातु ऊपर स्थित होती है वो अपने से नीचे स्थित धातु से अधिक क्रियाशील होती है, और इसी वजह से बच्चों वो धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। क्या मतलब इसका बच्चों है? ईसीएस में धातुओं की क्रियाशीलता, ईसीएस में धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, अर्थात ईसीएस में स्थित प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे समझो जैसे बच्चों ईसीएस में सबसे ऊपर लिथियम है, फिर पोटेशियम है, फिर बेरियम है, स्ट्रांसियम है, फिर कैल्शियम है, फिर सोडियम है। अब बच्चों इस तरह की स्थित धातुएं, जैसे अब इसको अगर आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हो कि कोई भी धातु ले लो, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम बेरियम से अधिक क्रियाशील होती है, तो इस वजह से ये पोटेशियम जो है ये अपने से नीचे स्थित धातु बेरियम को, बेरियम के लवण, बेरियम का लवण क्या होता है? BaSO4,
बेरियम के लवर से बेरियम को विस्थापित कर देगी। ये इस प्रॉपर्टी की मीनिंग है कि मतलब ECS में जो भी धातु स्थित है वो अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। क्यों? क्योंकि वो अपने से नीचे स्थित धातु से अधिक क्रियाशील होती है। इसी तरह से जो कैल्शियम है वो अपने से नीचे स्थित धातु सोडियम के लवण, सोडियम का कोई भी लवण ले लो, NaCl ले लो, तो NaCl से Na को पोटेशियम कैल्शियम धातु विस्थापित कर देगी। जैसे अगर आप कैल्शियम की रिएक्शन कराते हैं NaCl से तो क्या होगा, इसमें NaCl का लवण है तो क्या होगा, पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम Na को विस्थापित कर देगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो CaCl2 बनेगा और सोडियम विस्थापित हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस कैरेक्टर की मीनिंग ये है। अब दूसरी बात पे आ जाओ। ECS में धातुओं की अपचायक क्षमता, ECS में धातुओं की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। मतलब जैसे लिथियम पोटेशियम से अधिक अपचायक क्षमता रखती है, इसी तरह से पोटेशियम बेरियम या अपने से नीचे स्थित जितनी भी धातुएं हैं सबसे अधिक अपचायक क्षमता पोटेशियम की है, जो धातुएं पोटेशियम से नीचे स्थित हैं। इसी तरह से बेरियम की अपचायक क्षमता ये नीचे स्थित सभी धातुओं से अधिक होती है। नंबर 3 पे आते हैं। ECS में धातुओं की आक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो बच्चों बढ़ता क्या है, आक्सीकारक क्षमता। प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु से अधिक आक्सीकारक क्षमता रखती है। अगली कैरेक्टर पे आते हैं। ECS में धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे जाने पर, इसको साफ करते हैं बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता नहीं बच्चों, धन विद्युतीय लक्षण अगर ECS में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा, बढ़ेगा ऋण विद्युतीय लक्षण। नीचे जाने पर घटता है, जबकि बढ़ता क्या है, जबकि ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। तो बच्चों धन विद्युतीय लक्षण घटता है और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। कैरेक्टर नंबर 5 पे आते हैं। ECS में Ag से सिल्वर से ऊपर स्थित धातु में, सिल्वर से जो बच्चों ECS में धातुएं ऊपर स्थित होती हैं वो O2 से क्रिया करके बच्चों ऑक्साइड बनाती हैं। O2 से क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। ECS में जो भी धातुएं सिल्वर से ऊपर स्थित हैं वो सब O2 से क्रिया करती हैं और अपने ऑक्साइड बनाती हैं। नंबर 6, ECS में
ECS में Hg तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड Hg तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर विच्छेदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? विच्छेदित हो जाते हैं। कौन? Hg तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड। नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। ECS में Zn जिंक तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड Zn तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। कार्बन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर बच्चों 8। ECS में Fe से Cu तक स्थित सभी धातुओं के ऑक्साइड H2 द्वारा अपचयित हो जाते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, 8 सेम पैटर्न की हैं। इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है ECS में Ag से ऊपर स्थित धातुएं O2 से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। सभी में ऑक्साइड आया है। ECS में Hg तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर विच्छेदित हो जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 ECS में जिंक तथा निचली धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 ECS में Fe से Cu तक स्थित सभी धातुओं के ऑक्साइड H2 द्वारा अपचयित हो जाते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 देखो। ECS में सोडियम तक स्थित धातु ठंडे जल से क्रिया कर H2 मुक्त करते हैं। अब बच्चों आप पहले इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लो, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं। नोट करें। अब बच्चों आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10। ECS में बच्चों Mg से Fe तक स्थित सभी धातुएं, कहां से कहां तक बच्चों? Mg से Fe तक स्थित सभी धातुएं। इसलिए बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं कि ECS का आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए। अगर क्रम नहीं याद है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि Mg से Fe तक कौन कौन सी धातुएं हैं। इसीलिए आपको क्रम याद ही करना है। ECS में Mg से Fe तक स्थित सभी धातुएं भाप या गर्म पानी से क्रिया करके, भाप या गर्म पानी से क्रिया करके H2 मुक्त करती हैं। आपसे बोल दिया जाएगा कि आप बताएं, Mg की रिएक्शन कराएं,
किससे? H2O। ये क्या है? भाप है। अब बताओ यहाँ कौन सी गैस मुक्त होगी? इस तरह का क्वेश्चन आपसे आ सकता है, तो उसमें आपको इसी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसी का यूज करना पड़ेगा, ECS का। आप इसमें ये लिख सकते हैं कि ECS में Mg से Fe तक स्थित सभी धातुएं H2O भाप का बच्चों फार्मूला यही होता है, से क्रिया करके क्या करती हैं? H2 मुक्त करती हैं। यानी कि यहाँ क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और H2 मुक्त होगी। तो बहुत सारी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें ECS के कैरेक्टरिस्टिक्स का एप्लीकेशन आपको आना ही चाहिए। अब 11 नंबर, ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं कौन कौन सी? जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। बच्चों काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा 17 धातुएं, 17 मेटल्स जो हैं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं। वो सभी धातुएं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैरेक्टर नंबर 11, ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 मुक्त यानी कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ये बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि मान लो जिंक की अब क्रिया किससे हो रही है? अम्ल एक कोई दे दिया H2SO4, ठीक है, अम्ल दे दिया H2SO4, तो ये जिंक H2SO4 से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करेगा? क्या हाइड्रोजन मुक्त करेगा या नहीं मुक्त करेगा? तो आप इसी का यूज करेंगे कि ECS में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो सभी धातुएं अम्लों से क्रिया करके H2 मुक्त करती हैं। यानी कि यहाँ रिएक्शन किस तरह की होगी? जिंक का लवण बनेगा ZnSO4 और H2 गैस क्या होगी? मुक्त होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अभी जब मैं इसकी एक्सरसाइज का लेक्चर वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें आप देखेंगे कि इसका कितना ज्यादा यूज हो रहा है। बिना इसके यूज के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से देखें और प्रॉपर टाइम इसीलिए मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि ये कैरेक्टर आपको समझ में आए और ECS लर्न करने का तरीका आपको समझ में आ जाए, जिससे आप ECS में धातुओं का क्रम दिमाग में रख पाएं। अब बच्चों आते हैं प्रॉपर्टी नंबर यानी कैरेक्टर नंबर 12 पर। सबसे लास्ट कैरेक्टर है ये बताएगा कि सेल, अभी सेल मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था और अभी एक लेक्चर वीडियो इसके तुरंत बाद, जो ये लेक्चर वीडियो आप देख रहे हैं इसके तुरंत बाद डेनियल सेल का लेक्चर वीडियो आने वाला है। तो उसमें भी आप इसको सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वैसे तो पिछला लेक्चर वीडियो मैंने सेल से रिलेटेड डाला था जिसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करा दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हैं। सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो सेल के कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल के एनोड, यहाँ एनोड सफिक्स में के मानक इलेक्ट्रोड विभव के अंतर के बराबर होता है। इसका भी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये किसके लिए? सिंपल तरह का अगर इलेक्ट्रोड विभव है तो उसके लिए भी ये अप्लाई होता है, अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो उसके लिए भी ये अप्लाई होगा ही। ये मैंने मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि सिंबल लगाया है मैंने E0 E0। तो इसको भी आप बच्चों नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये थी ECS की कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं समझता हूं आपको ECS बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। आपको इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया होगा, दोनों में डिफरेंस क्या ये भी समझ में आया होगा। तो फाइनली अब ये लेक्चर वीडियो यहीं से क्लोज करते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा सिलेबस बहुत जल्दी लेक्चर वीडियो के फॉर्म में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।